हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका DY क्लासेस बाय रंजीत सर के इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरा पिछला 2 लेक्चर देख लिया होगा, उसमें दोस्तों मैंने आवेश और आवेशों के गुण के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया है। तो आज मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं आवेशन की विधियां और कूलाम का नियम इसी वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, इन सब बताने से पहले मैं उसमें आवेश का एक गुण बताना भूल गया था, जो था दोस्तों आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, इसी गुण को दोस्तों हमें पढ़कर तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों, यदि आपको अच्छे से समझना है आवेशन की विधियां, आवेशों की योज्यता और कूलाम का नियम, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, तभी आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। और दोस्तों, आप अपने अंदर के जोश और जुनून को गिरने मत देना, अपने अंदर की मोटिवेशन को बनाए रखिएगा। चलिए चलते हैं इस पर। आवेशों की योज्यता दोस्तों क्या है कि जैसे मैं बोल दूँ दोस्तों कि कुछ दो या दो से अधिक कुछ आवेश दो और उनके चिन्ह भी साथ में दिए रहे। यहाँ पे देखिए Q1 दिया है प्लस, मैं यहाँ माइनस Q2 दे रहा हूँ और प्लस Q3 दे रहा हूँ, माइनस Q4 दे रहा हूँ और यहाँ दे रहा हूँ माइनस Q5 दे रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों क्या हो रहा है, जैसे इसका गुण क्या है कि प्रत्येक आवेश उनके चिन्हों के साथ जोड़ दिए जाते हैं या चिन्ह सहित जोड़ दिए जाते हैं। आवेशों के इस गुण को आवेशों की योज्यता कहते हैं। यानी यदि हम इनका फाइनल चार्ज टोटल जोड़ कर निकालें दोस्तों, या ज़रूरी नहीं है दोस्तों इसके स्थान पे कुछ संख्या भी दे सकता है, जैसे +5 -4 कूलाम, +3 कूलाम, -2 कूलाम, -7 कूलाम, ऐसे भी दे सकता है। लेकिन यहाँ मैं एक चार्ज का के मतलब कि आवेश के रूप में दे दिया हूँ, प्रदर्शित करने के रूप में। तो यहाँ देख सकते हैं Q1 -Q2। दोस्तों, जोड़ने का मतलब ये है कि यदि हम चिन्ह सहित जोड़ रहे हैं, इसका मतलब जोड़ देंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे, +Q3। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फिर प्लस करेंगे, यहाँ माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे Q4, फिर जोड़ देंगे -Q5। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही है। यहाँ फिर से आप कर सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, +Q1 प्लस माइनस Q2 +Q3 -Q4 -Q5। दोस्तों, कहने का मतलब यही है यहाँ कि प्रत्येक आवेश उनके चिन्हों के साथ जोड़ दिए जाते हैं। आवेशों के इस गुण को आवेशों की योज्यता कहते हैं। आवेशों के इस गुण को आवेशों की योज्यता कहते हैं। आई होप दोस्तों ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ये सिंपल सा बात था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन बहुत ही ईजी है दोस्तों। क्या है कि हमें बस यही ध्यान देना है कि आवेशों की योज्यता का मतलब ये है कि चाहे जितने आवेश दिए रहेंगे उनको हम लोग चिन्ह सहित जोड़ देंगे। आवेशों की यही गुण हमारा कहलाती है योज्यता। तो दोस्तों, ये जो छोटा टॉपिक था जो छूट गया था हमारा पिछले वीडियो में, तो मैंने इसमें बताकर पूरा कर दिया है। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसको मिटाता हूँ और चलता हूँ आपको आगे लेकर। तो अब दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हम कितनी प्रकार से किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। दोस्तों, आपने आवेश संरक्षण का नियम पढ़ा होगा। मैंने बोला था उसमें कि आवेशों को बनाया नहीं जा सकता है। पहले से पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में आवेश संरक्षित है। लेकिन दोस्तों, हर एक वस्तु पर आवेश का गुण कैसे हम उत्पन्न कर सकते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वही बोल रहा है किसी आवेशन की विधियाँ। तो हम लोग दोस्तों आवेशन की निम्न 3 विधियाँ हैं दोस्तों। निम्न 3 विधियाँ दोस्तों, यही मुख्य रूप से 3 विधियाँ हैं जो हमें पढ़ाया जाता है। निम्न 3 विधियाँ हैं। पहला क्या है दोस्तों,
घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, आवेशन में नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों, आप लिख लीजिएगा। दूसरा चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, और तीसरा मैं बोल रहा हूँ दोस्तों प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा। इसका मतलब दोस्तों हम लोग किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं इन तीन विधियों द्वारा। पहला है हमारा घर्षण द्वारा, दूसरा चालन द्वारा और तीसरा प्रेरण द्वारा। हम किस प्रकार करेंगे दोस्तों, अभी मैं पूरा एकदम नोट्स की तरह मैं लिख दूंगा, आप उसको उतार लीजिएगा। पहले हम समझ लेते हैं पहले क्या है। जैसे अभी आपने देखा था कि रेशम के धागे पर, यहाँ रेशम था और हम उस पर कांच की छड़ को रगड़ रहे थे, तो होता क्या था कि कांच के छड़ से एक इलेक्ट्रॉन निकलता था और इस बिल्ली मतलब रेशम के खाल मतलब रेशम के टुकड़े पे या धागे पर प्रवेश कर जाता था, जिससे क्या होता था, कांच धनावेशित हो जाता था और रेशम का धागा ऋणावेशित हो जाता था। लेकिन दोस्तों इस प्रक्रिया में ये देखा जाता था कि जितना धनावेश, संख्या में जितना आवेश इस पर धनावेश आ रहा था, उतना ही इस पर ऋणावेश आ रहा था। इसका मतलब दोस्तों यदि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इसका मतलब जब हम आवेशित करेंगे और घर्षण द्वारा एक दूसरे को रगड़ेंगे वस्तु को, तो क्या होगा कि दोनों वस्तुओं पर बराबर एवं विपरीत आवेश आ जाएंगे। यही हमारा है घर्षण द्वारा आवेशन। तो दोस्तों हम पहला टॉपिक को यहाँ लिख ले रहे हैं, पहले मैं लिख ही लेता हूँ, तब उसके बाद दोस्तों आपको बोर्ड पे दिखाई देगा, आप उतार लीजिएगा इसको। तो दोस्तों मैंने यहाँ लिख लिया है कि घर्षण द्वारा आवेशन क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या, जब दो उपयुक्त वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, ये तो पहले का था, आपस में रगड़ा जाता है तो वे दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं तथा दोनों पर बराबर एवं विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह प्रक्रिया घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। आई रिपीट दोस्तों, आप फिर से देख लीजिए। कह रहा है जब दो उपयुक्त वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वे दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं तथा दोनों पर बराबर एवं विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह प्रक्रिया घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। आप यहाँ देख सकते हैं, यह है दोस्तों रेशम, ये रेशम था और रेशम पर कांच की छड़ को रगड़ा गया, कांच की छड़ को रगड़ा गया तो इस पर धनावेश जितना उत्पन्न हुआ है उतना ही इस पर ऋणावेश हुआ है। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ दिया गया है उपयुक्त वस्तुओं, मतलब इन घर्षण द्वारा आवेशन केवल ऐसी वस्तुओं में होगा जिनमें दोस्तों यहाँ देखिए घर्षण द्वारा आवेशन प्रायः उन वस्तुओं में होता है जिनमें एक की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की तथा दूसरे की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की हो। यानी दोस्तों जब घर्षण द्वारा आवेशन कराना है तो ये ज़रूरी है कि एक वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागे और एक वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, ताकि जो त्यागेगा उस पर धनावेश आएगा और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर ऋणावेश आएगा। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं ले चलता हूँ आपको दूसरा जो कि हमारा था चालन द्वारा आवेशन। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने अगले वाले गुण पर, अब अगले वाले विधि पर। तो यहाँ दिया गया है चालन द्वारा आवेशन। दोस्तों ये क्या है, चालन द्वारा? चालन द्वारा मतलब ऐसा आवेश जो चल कर जाए। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि यानी अगर हम पहले से कोई कांच की धनावेशित छड़ लेते, जरूर नहीं धनावेश ले, ऋणावेश भी ले सकते हैं, और मैं यहाँ एक ले लिया हूँ दूसरा गोला जो कि यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, यदि हम इस कांच की धनावेशित छड़ को ले जाकर इस पर स्पर्श करा देते हैं तो दोस्तों क्या होगा, ये चालक भी जो रखा गया है सामने, ये भी पूरी तरह से धनावेशित हो जाएगी। इसका मतलब इस पर भी उसी प्रकार का आवेश आएगा जिस प्रकार का आवेश कांच की छड़ पर था। इसका मतलब दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं कि जब एक धनावेशित कांच की छड़ को, जब एक धनावेशित कांच की छड़ को किसी चालक से स्पर्श कराते हैं
स्पर्श कराते हैं तो चालक भी धनावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। यह प्रक्रिया चालन द्वारा आवेशन कहलाती है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, चालन द्वारा आवेशन कहलाती है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे एक कांच की छड़ लिया गया जो कि पहले से धनावेशित था, ये ले जाकर किसी चालक से स्पर्श करा दिया गया तो उस चालक पर भी क्या आ गया, धनावेश उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार हमें ये समझ में आया कि जब भी किसी चालक को अगर आवेशित करना हो तो चाहे आप धनावेशित लीजिए कांच की छड़, चाहे ऋणावेशित, जिस प्रकार का छड़ पर आवेश होगा किसी चालक से स्पर्श कराने पर उस चालक पर भी उसी प्रकार का आवेश आ जाएगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया है, जब एक धनावेशित कांच की छड़ को किसी चालक से स्पर्श कराते हैं तो चालक भी धनावेशित हो जाता है। यह प्रक्रिया चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। आई होप दोस्तों इसके पहले वाला जो हमारा था घर्षण द्वारा आवेशन और ये चालन द्वारा आवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपको लास्ट वाले पे ले चलता हूँ जो कि हमारा है प्रेरण द्वारा आवेशन। चलिए दोस्तों, तो आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट विधि पे। तो क्या होगा यहाँ पे, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। आप आवेशन लिख सकते हैं, कोई चिंता का विषय नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या हुआ। जो दोस्तों जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि प्रेरण से हो जाए, प्रेरित होकर हो जाए। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे आपके क्लास में कोई बच्चा टॉप कर दिया और अच्छे से टॉप किया है, पूरे आपके ज़िले में या आपके पूरे स्टेट में टॉपर हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं उसको देखकर आप प्रेरित होंगे। क्या दोस्तों वो आपको आपके पास आकर उसने मोटिवेशन दिया? नहीं, लेकिन उसके टॉप आने से आप प्रेरित हो गए। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों क्या करना है, जैसे मैं आपको कोई कांच की धनावेशित छड़ ले लेता हूँ, चलिए, और मैं ले जाकर कि किसी भी प्रकार का चालक हो, चलिए मैं इस वर्गाकार चालक ले लेता हूँ और ले जाकर मैं इसके समीप खड़ा कर दूंगा, मतलब इसके समीप ले जाकर बस ऐसे रख दूंगा, स्पर्श नहीं कराना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इसके सम्मुख वाले सिरे पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब दोस्तों आप पूछेंगे सर जी विपरीत आवेश क्यों आया? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, पहले ही मैंने बता दिया था, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं। प्रत्येक परमाणु में एक सूक्ष्म नाभिक था जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित थे और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। तो दोस्तों वहाँ मैंने ये भी बताया था कि प्रत्येक पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो संख्या में बराबर होते हैं। इसीलिए पूरा संपूर्ण पदार्थ ही हमारा या परमाणु ही हमारा क्या था, उदासीन था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस चालक में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आवेश एक समान रूप से वितरित होंगे दोस्तों। तो क्या होगा कि अब यहाँ आया है प्लस, कांच की छड़ पर है क्या, प्लस, तो इसके अंदर जितने भी प्लस वाले होंगे वो सब क्या होंगे, इससे प्रतिकर्षित होकर दूर हट जाएंगे। तो जब इसमें से दूर हट जाएंगे प्लस प्लस वाले, तो सम्मुख वाले सिरे पर आएगा कौन, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक माइनस और एक प्लस रहेगा तो एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो जितने भी माइनस 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 वाले आवेश रहेंगे इसके सम्मुख सिरे पर आ जाएंगे और जितने भी प्लस वाले रहेंगे वो उससे दूर चले जाएंगे। तो दोस्तों यदि किसी वस्तु पर आवेश दिख नहीं रहा है और हम उसे आवेशित करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा विधि है दोस्तों, उस पर हम आवेश को दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं अभी मैं आगे दिखाऊंगा, पहले आप इसे यहाँ इस कथन को समझकर लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो यहाँ मैं लिखता हूँ, जब किसी कांच की छड़ को किसी उदासीन का मतलब ये है दोस्तों कि उस पर भी कोई चार्ज दिख नहीं रहा है, मतलब सभी वो न्यूट्रल है, बराबर एवं विपरीत आवेश उस पर वितरित है। जब किसी कांच की दोस्तों यहाँ पे रहेगा धनावेशित, आप लिख लीजिएगा धनावेशित। जब किसी कांच की धनावेशित छड़ को किसी उदासीन धातु के समीप
ले जाते हैं, समीप ले जाते हैं। दोस्तों यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, स्पर्श नहीं कराते हैं, स्पर्श नहीं कराते हैं, बस उसके समीप ले जाएंगे। ये चीज़ें दोस्तों, कोष्टक वाली चीज़ें जो होती हैं वो केवल ध्यान देने योग्य होती हैं, पढ़ी नहीं जाती हैं, केवल समझी जाती हैं कि यहाँ कहना क्या चाहता है ये। तो स्पर्श नहीं कराते हैं, बस यही कहना है इसमें। तो उसके बाद समीप ले जाते हैं तो धातु के सम्मुख सिरे पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह प्रक्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसका आप फिगर बनाना चाहें तो आप देख सकते हैं, इस पर आप कांच की धनावेशित छड़ ले सकते हैं या ऋणावेशित छड़ लेंगे तो इसके सम्मुख सिरे पर पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन अभी तो पॉजिटिव वाला लिए हैं छड़, तो इसलिए इसके सम्मुख सिरे पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा दोस्तों। और ये इसे क्या कहते हैं, यह प्रक्रिया हमारा ध्रुवण कहलाती है, क्योंकि ये दो विपरीत आयनों में या ध्रुवों में बट जाती है दोस्तों, इसलिए हमें यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ध्रुवण कहलाती है। तो आप देख सकते हैं, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, कि जब किसी कांच की धनावेशित छड़ को किसी उदासीन धातु के समीप ले जाते हैं, स्पर्श नहीं कराते हैं, तो धातु के सम्मुख सिरे पर, सम्मुख सिरे का मतलब ये है दोस्तों कि जिस छड़ को हम ले गए हैं उसके जस्ट सामने वाला सिरा, सम्मुख सिरे पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह प्रक्रिया आवेशन क्या है दोस्तों, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि कितना ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझाया। तो दोस्तों यदि आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। दोस्तों आप शेयर करेंगे, हो सकता है मेरे इस वीडियो से और किसी भी विद्यार्थी को, कमज़ोर विद्यार्थी को सहायता मिल सके, तो आप बहुत ही अच्छा, आपका भी भला होगा दोस्तों। चलिए, तो क्योंकि आप जानते हैं ना कि आप जिसकी मदद करेंगे तो भगवान आपकी सहायता करेगा। तो चलिए, तो क्या होता है, अब हम चलते हैं अपने दोस्तों। मैं इसको पहले थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे यदि हमें कोई कोई भी वस्तु है, उस पर कोई भी आवेश दिख नहीं रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि उस पर कुछ आवेश दिखाई देने लगे, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यही जो प्रेरण द्वारा आवेशन है इसी को दोहराएंगे। यानी हम ले लिए, इस पर हमें कोई चार्ज दिख नहीं रहा है, कुछ भी चार्ज हमें दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं कि एक कांच की छड़ लाते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं कांच की छड़, और लाते हैं, धनावेशित है इस पर मान लेते हैं। अभी इस पर कुछ आवेश नहीं, क्योंकि इस पर बराबर एवं विपरीत आवेश वितरित हैं, इसलिए इस पर नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज की बात होगी दोस्तों तो शून्य है। नेट चार्ज का मतलब ये है कि दोनों प्लस आवेश और धनावेश और ऋणावेश दोनों मिलकर शून्य है, बराबर है, इसलिए बराबर एवं विपरीत है तो ऑटोमेटिक शून्य हो जाएंगे जोड़ने पर। तो यहाँ है प्लस प्लस प्लस। चलिए, ये कांच की धनावेशित छड़ है और हम चाहते हैं इस पर एक पार्टिकुलर आवेश देना, तो क्या करेंगे, इसके सम्मुख सिरे पर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है, और ये हो जाता है दोस्तों धनावेशित। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब हम चाहते हैं कि इस पर आवेश दिखे, लेकिन अब भी इस पर नेट चार्ज 0 है, क्योंकि जितना आवेश इधर है ऋणावेश, उतना ही धनावेश इस पर इधर है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम इसे पृथ्वी से जोड़ देंगे। दोस्तों आपको मैं बता दूं, या आप जानते भी होंगे कि हमारी पृथ्वी माता ऋणावेश का भंडार है। यही कारण है दोस्तों, आपने कभी देखा होगा कि आपके जब विद्युत सप्लाई किया जाता है घरों में, तो एक मतलब कटिया खंभे में से आती है और दूसरा पीछे अर्थिंग के रूप में लगाया जाता है। दोस्तों अर्थिंग में जो लगाया जाता है वही ऋणावेश का सोर्स होता है। तो मैं आपको बता दूं, हमारी पृथ्वी जो होती है वो ऋणावेश का भंडार होती है। इनके अंदर अथाह इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं दोस्तों, तो क्या होगा, और इनका विभव शून्य होता है। ये जानकारी आप जानते रहिए दोस्तों कि पृथ्वी का विभव शून्य और इलेक्ट्रॉनों की बहुत अधिकता है इसके अंदर, तो ये जानते रहिएगा। अब उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, जैसे ही हम किए, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर क्या करेंगे, पूरे धनावेशित को उदासीन कर देंगे और हमारा बचेगा क्या, अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इस पर केवल माइनस 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 और ये सब प्लस। और फिर उसके बाद जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर इन सभी धनावेशित को
धनावेशों को उदासीन कर देगा तो हम इस तार को हटा लेंगे जिससे संपर्कित किए हैं, तो हमारा टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, हमें इसे काट दिए, पृथ्वी से जो था कैंची से काट सकते हैं, चाहे जैसे आप हटा सकते हैं। जैसे ही हटाए दोस्तों तो आप देख सकते हैं इस पर एक पार्टिकुलर दृढ़ावेश चार्ज आ गया। तो दोस्तों यदि आप किसी भी उदासीन वस्तु को आवेशित करना चाहते हैं तो आप टेलर विधि द्वारा बहुत ही अच्छे से आसानी से कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, तो अब हमारे इंतज़ार की घड़ी होती है ख़त्म। तो अब हम आते हैं कूलाम का नियम, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था दोस्तों। तो चलिए आज हम कूलाम के नियम को सीख लेते हैं दोस्तों। और ये बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पर आपको बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यदि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने Q = NI पर अच्छे न्यूमेरिकल्स को करना सीख लिया है, और आज दूसरा फार्मूला सीखने जा रहे हैं जो कि हमारा है कूलाम का नियम। कूलाम ने अपना नियम देकर एक फार्मूला दिया है कूलाम का नियम, जिस पर भी बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाते हुए सीख लेते हैं कूलाम का नियम। तो यहाँ पे अब हम लोग डालेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम दोस्तों, कूलाम का नियम ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और आपको अभी मैं बहुत ही अच्छे से सिखाने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए, आपने कभी न्यूटन का ग्रेविटेशनल नियम पढ़ा होगा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन ने क्या किया था, उन्होंने दो द्रव्यमान लिया था, एक m1 लिया था, एक m2 लिया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये द्रव्यमान छोटे नहीं है जितना आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत बड़े बड़े हैं, और एक दूसरे की तुलना में भले ही पॉइंट मासेज हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े। जैसे मैं आपको बता दूं, पृथ्वी हो जाए और सूर्य हो जाए, आप देख सकते हैं पृथ्वी से देखेंगे सूर्य तो इतना गोला सा दिखाई देता है, छोटा सा। इसका मतलब दोस्तों रहेंगे तो बड़े बड़े, लेकिन एक दूसरे के कंपेयर में बहुत ही बिंदुवत दिखाई दें, तो उतने बड़े बड़े आकाशीय पिंडों की बात हो रही है दोस्तों। तो और इनके बीच की दूरी उन्होंने r माना। तो उन्होंने वहाँ क्या किया था, बोला कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है आवेशों के, मतलब उनके पिंड के द्रव्यमानों के, और क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² इनकी दूरी के। और इन्होंने क्या किया था, इन दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद m1 m2 अपान r², और यहाँ जब प्रोपोर्शनल हटाए इन्होंने, और इनका आया कि g m1 m2 अपान r²। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर आपने लिखा है कूलाम का नियम और आप बता रहे हैं न्यूटन का नियम। दोस्तों मैं इसलिए न्यूटन का नियम बता रहा हूँ क्योंकि इनका नियम देखकर ही कूलाम का नियम आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इनका हूबहू कॉपी कूलाम का नियम है। तो दोस्तों अब इन्होंने क्या किया, कूलाम ने ठीक न्यूटन के नियम को दोहराया। उन्होंने वहाँ द्रव्यमान लिया था और इन्होंने यहाँ आवेश लिया। दोस्तों अब उसके बाद क्या किया, इन्होंने भी इनके बीच की दूरी को r ही लिया, और यहाँ से दोस्तों आपको मैं अब सिखाने वाला हूँ कूलाम का नियम। तो ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। तो ठीक उन्होंने ऐसे इन्होंने भी किया कि अब जो यहाँ Fg था यानी ग्रेविटेशनल फोर्स था, इन्होंने यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स लिया, जिसको हम लोग Fe से दिखाते हैं। दोस्तों आप यहाँ Fe से दिखाइए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और Fe में आपको डिफरेंस समझ में आए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया कि इनका जो नियम है, उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल है वो उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, यानी जितना ज़्यादा आप आवेश लेंगे उनके बीच लगने वाला बल ज़्यादा होगा। दोस्तों अभी आपने पढ़ा था कि प्लस और प्लस अगर सेम चार्जेज हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देती हैं। क्यों कर रही थी दोस्तों, इसका मतलब इनके बीच में कोई बल लग रहा था, और बल लग रहा था तो निश्चित है वो बल कितना लग रहा था, कूलाम के नियम ने उसको संख्यात्मक रूप में बदल दिया कि अगर दो आवेश हैं तो उनके बीच आप पता कर सकते हैं कि कितने बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। या दोस्तों यहाँ एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तो ये कितने बल से एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं, ये भी आप इनके नियम से बता सकते हैं। दोस्तों यही आपसे पूछ लिया जाता है कि न्यूटन के नियम और कूलाम के नियम में डिफरेंसेस क्या थी, तो आप बता सकते हैं कि न्यूटन का नियम जो गुरुत्वाकर्षण था वो केवल और केवल आकर्षण बल को बताता था, जबकि कूलाम का नियम आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों बल को बताता है। दोस्तों यह
कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। कूलाम के नियम और न्यूटन के नियम में यही सबसे बड़ा अंतर था। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद हम करते हैं F प्रोपोर्शनल टू, ठीक उनकी तरह इसमें भी काम होता था 1/r²। दोस्तों आप इसको ये लिखते रहिए कथन, अभी मैं कथन को लिख दे रहा हूँ, तब उसके बाद इसको फिर दोहराऊंगा मैं, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि इन्होंने अपना इन दोनों नियम को मिलाया था, वैसे ही कूलाम भैया ने भी अपने इन नियम को मिला दिया। क्या हुआ? Q1 Q2/r²। अब क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही इनका प्रोपोर्शनल हटता है, आप रट लीजिए, ये दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी साइंस में या फिजिक्स में व्युत्क्रमानुपाती या अनुक्रमानुपाती का निशान, मतलब कि ये साइन हटेगा, तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट रखना अनिवार्य होगा ना। तो दोस्तों, तो न्यूटन ने बताया कि ये एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान कहीं भी बदलता नहीं है। लेकिन इनके कूलाम के नियम में क्या हुआ? एक परिवर्तन आ गया कि इन्होंने बताया कि जो न्यूटन का नियम था उनमें ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मान तो सभी जगह फिक्स है, ये बदल नहीं रहा है, लेकिन इनका जो कांस्टेंट आ रहा था वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आ रहा था दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैं उसको F प्रोपोर्शनल टू कोई कांस्टेंट के से न करके मैं कोई भी कांस्टेंट का नाम दे दे रहा हूँ A, क्योंकि दोस्तों अभी मैं आगे बताऊंगा कि K एक परावैद्युतांक है, उससे मिलने लगेगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं उस कांस्टेंट का नाम A रख रहा हूँ, Q1 Q2/r²। दोस्तों यदि आप इसको समझ पा रहे हैं, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए, तो उसके बाद मैं इस कथन को लिखूँगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूँ, जहाँ मैं सीधा रखूँगा, आप बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चे हैं दोस्तों, अभी इसमें भी बहुत सारा कहानी छुपा है, लेकिन आप बोर्ड एग्ज़ाम में हैं, आपके लिए जितना नेसेसरी है आप उतना जानिए। उसके बाद दोस्तों, यदि आप कहेंगे तो मैं इस पर एक एडवांस लेक्चर बना दूंगा, जिसमें आपको और भी इससे एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम से। यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना सफिशियंट है दोस्तों। तो आप जहाँ A की जगह पर दोस्तों टोटल का टोटल रख दीजिए 4πε0 के। अभी क्या है सब मैं बताऊंगा, फिलहाल के लिए अभी आप इतना देख लीजिए। उसके बाद अब इस A को हटाएंगे हम, तो क्या आएगा हमारा? F इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। दोस्तों जहाँ कौन क्या है आप ये जान लीजिए, आप यहाँ लिख लीजिए, जहाँ ε0 आपको दिख रहा है, ये इसे पढ़ते हैं दोस्तों ε0। आप देख लीजिए, मेरे मुख से सुनकर लिख लीजिएगा ε0। तो क्या होगा? इसका ये है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और दोस्तों इसका मान फिक्स है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक है। अभी चिंता मत कीजिए दोस्तों, मैं इसका मात्रक और विमित सूत्र कैसे लिखा जाएगा सब बताने वाला हूँ। यहाँ पे क्या है दोस्तों, उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं, ये है हमारा परावैद्युतांक। क्या है? परावैद्युतांक। तो दोस्तों अभी आपको ये सब नहीं उतारना है, पहले कूलाम के नियम के कथन को लिख लेना है। अब मेरे पास स्थान तो है नहीं, तो मैं चलिए यहाँ जगह है, यहाँ लिख देता हूँ। यदि हम आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बोल दूँगा, आप लिख लीजिएगा। अब कथन मैं लिखने जा रहा हूँ दोस्तों कि आप पहले कूलाम के नियम में हेडिंग के बाद आप जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसी को लिखना है। कहेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो दोस्तों, जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। दोस्तों इस वैद्युत बल के जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, लेकिन वैद्युत बल मैं लिख दे रहा हूँ। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जो कूलाम का नियम है वो प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों बल को बताता है, तो यहाँ आप वैद्युत बल लिख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, बिंदु आवेश होने चाहिए दोस्तों, छोटे, बहुत ही छोटे आवेश होने चाहिए, बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला
वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों मेरा एक ही मकसद है ताकि आपको लिखे लिखा नोट्स मिल जाए और आप अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नोट्स बनाते चलिए। दोस्तों यदि आपका बोर्ड एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा दोस्तों, तो आप केवल अपने फेयर को उठाइएगा और शुरू से लेकर अंत तक आराम से पढ़ते चले जाइए, ताकि आप अंतिम समय में ज़्यादा मेहनत करने से बच जाएं। यदि आपके पास दोस्तों लिखे लिखा नोट्स रहेगा अपने हाथों से, तो आप तुरंत पढ़ेंगे और आप तुरंत कैप्चर कर लेंगे कि इसका मतलब क्या है। दोस्तों तो चलिए यहाँ देख सकते हैं, मैंने कूलाम के नियम के बाद डायरेक्ट आपको यही लिखना है। दोस्तों क्या लिखना है? इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की, कहाँ है दोस्तों, यहाँ तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यही वैद्युत बल दोस्तों बार बार लिखा नहीं जाता। आप जानते होंगे कि एक ही सेंटेंस में एक ही चीज़ बार बार नाम नहीं लिया जा सकता है, इसलिए वैद्युत बल के यहाँ देख लीजिए तथा करके लिख दिया गया, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन होता है? वैद्युत बल होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी 1/r² है ना, तो यहाँ हो गया व्युत्क्रमानुपाती। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों नियम को मिला दिया। आप यहाँ 1 यहाँ 2 मान सकते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, दोनों नियमों को मिलाने पर, दोनों नियमों को आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, नियमों को मिलाने पर, मैंने मिला दिया दोनों नियम मिलाने पर। यहाँ जैसे ही मिलाया दोस्तों आप देख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और नीचे r² था, r² हो गया। जैसे ही प्रोपोर्शनल हटा दोस्तों, यहाँ पे एक कांस्टेंट आया a, जहाँ मैंने आपको बताया कि a जो है 1/4πε0 के रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Fe बराबर, अब मैंने a की जगह पे यही रख दिया 1/4πε0 Q1 Q2/r²। बात आ रही थी ε0 क्या है? ε0 हमारा है निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान होता है दोस्तों 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और के हमारा है परावैद्युतांक। आई होप दोस्तों आपको कूलाम का नियम बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और मैं आपकी हर एक कन्फ्यूजन को दूर कर पा रहा हूँगा। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपको ले चलता हूँ वास्तव में ε0 क्या है और के परावैद्युतांक क्या है, इसको मैं परिभाषाओं के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं, आपको ये विद्युतशीलता किस चिड़िया का नाम है आपको ये समझाने चलते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट को और सिखाऊंगा और उसके बाद दोस्तों आपके मन में उठने वाले सभी कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा। दोस्तों यदि आपने मेरा ये पूरा वीडियो देख लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों कि आपको और किसी की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं विद्युतशीलता क्या है हमारा। दोस्तों वो निर्वात की विद्युतशीलता थी, लेकिन इसके पहले हम विद्युतशीलता शब्द को समझना चाहते हैं कि ये है क्या। तो विद्युतशीलता आप हेडिंग डाल लीजिए। तो दोस्तों यहाँ मैं लिख रहा हूँ, कहते हैं कि विद्युतशीलता वह गुण है जो आवेशों के बीच लगने वाले बल का विरोध करती है, लगने वाले बल का विरोध करती है। आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे हैं विरोध का मतलब क्या है। रुकावट उत्पन्न करना दोस्तों,
इसका मतलब उन आवेशों के बीच जो बल था उसको कम कर देगा, और क्या, लगने वाले बल का विरोध करती है। विद्युतशीलता वह गुण है जो आवेशों के बीच लगने वाले बल का विरोध करती है। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ आपको विद्युतशीलता के प्रकार पर लेकर। विद्युतशीलता के प्रकार, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, विद्युतशीलता निम्न 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। एक है एप्सिलॉन, दूसरा है हमारा एप्सिलॉन नॉट, तीसरा है दोस्तों हमारा एप्सिलॉन आर, या इसी को हम लोग के से दिखाते हैं, कैपिटल के से, जो कि हमारा नाम आगे चलकर परावैद्युतांक पढ़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों, तो एप्सिलॉन क्या है, ये है दोस्तों माध्यम की विद्युतशीलता, या इसी को कभी कभी निरपेक्ष विद्युतशीलता बोल दिया जाता है। निरपेक्ष विद्युतशीलता दोस्तों, ये एप्सिलॉन नॉट है, जो कि हमें फार्मूला में देखने को मिला था दोस्तों। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। आप देख सकते हैं दोस्तों, यही एप्सिलॉन नॉट हमें उस फार्मूले में देखने को मिला था, और यही है हमारा निर्वात की विद्युतशीलता। दोस्तों आप अभी इसको नोट करते रहिएगा, तभी मैं अभी मार्कर में इंक डालकर आगे चलता हूं दोस्तों। तो आप इसको भी लिख सकते हैं दोस्तों, इसको बोला जाता है सापेक्ष विद्युतशीलता। सापेक्ष विद्युत, दोस्तों ये मत समझिएगा कि निरपेक्ष और सापेक्ष एक है, सापेक्ष दूसरा टॉपिक है दोस्तों। सापेक्ष विद्युतशीलता, चलिए दोस्तों आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, तब से मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूँ। बहुत ही अच्छे से समझना बाबू, क्योंकि आज आपके सभी डाउट्स दूर होने वाले हैं। चलिए दोस्तों आप इसको लिखते रहिए, तब से मैं अपने इस मार्कर को थोड़ा सा इंक पिया दूँ, ताकि पिला दूँ, प्यासा हो गया है बेचारा। दोस्तों रात्रि के अभी 12 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, मैं इस समय वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों आप पढ़ते रहिए, अपने जोश और जुनून को दिखाते रहिए, मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी कराऊंगा दोस्तों, हमारा बोर्ड एग्ज़ाम। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपने इसको लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो दोस्तों वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। अब मैं ले चलता हूं आपको आगे। दोस्तों आप इसे तो समझ रहे होंगे, ये माध्यम की विद्युतशीलता है या निरपेक्ष विद्युतशीलता। ये है हमारा निर्वात की विद्युतशीलता, जैसा कि मैंने इसका मान भी आपको बता दिया था कि एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है। दोस्तों अभी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब बताने वाला हूँ इसके बारे में, मात्रक क्या है इसका विभव सूत्र क्या है। अब मैं आपको ले चलता हूँ सापेक्ष विद्युतशीलता क्या है, क्योंकि इन दोनों के बारे में केवल जानना है। आप अच्छे से केवल नाम के द्वारा ही जानते रहिएगा कि हाँ भैया ये हमारा माध्यम की विद्युतशीलता है, जिसे हम लोग केवल एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। एप्सिलॉन नॉट से आ गया मतलब शून्य का मतलब वायु में, निर्वात में कुछ रहता ही नहीं, इसलिए शून्य की बात कर दी गई है। अब हमें करना है सापेक्ष विद्युतशीलता, यानी रिलेटिव, इसको बोला जाता है परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी आप बोल सकते हैं इसको। चलिए दोस्तों, तो अब मैं आपको ले चलता हूँ एप्सिलॉन आर या के का मान, मतलब परावैद्युतांक किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब मैं आपको लिख रहा हूँ सापेक्ष विद्युतशीलता। सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल हेडिंग दोस्तों, परावैद्युतांक। चलिए दोस्तों, तो अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ये है क्या। दोस्तों सिंपल सी बात है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, माध्यम की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन से दिखाते हैं।
निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं। तो सिंपली दोस्तों क्या करना है, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात निकाल देना है। यही हमारा है सापेक्ष विद्युतशीलता और इसी को हम लोग K का नाम देते हैं, यानी परावैद्युतांक। तो दोस्तों यदि मुझे एप्सिलॉन आर का मान पूछेगा तो भी मैं इसको लिख सकता हूं और आपको ये भी लिख सकता हूं K बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों आप इतना बस जानते रहिए कि सापेक्ष विद्युतशीलता को ही हम परावैद्युतांक बोल सकते हैं, यानी जो काम सापेक्ष विद्युतशीलता का होगा वही काम निरपेक्ष परावैद्युतांक का होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, मतलब यदि मुझे K और एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट की ज़रूरत होगी तो मैं ये ले लूँगा, अगर इसकी आवश्यकता होगी तो ये ले लूँगा। अब दोस्तों क्या होगा कि मैं आपको समझा रहा हूँ ये किस प्रकार हो रहा है। जैसे आपने कभी आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्लास 10th में देखा था, m बराबर I बाई ओ माइनस v बाई यू, ऐसा देखा होगा। तो जब आपको m बराबर I बाई ओ की आवश्यकता होती थी तो m बराबर I बाई ओ लेते थे। दोस्तों यदि हमें m बराबर माइनस v बाई यू की आवश्यकता होती थी m बराबर माइनस v बाई यू लेते थे। दोस्तों यदि हमें I बाई ओ और माइनस v बाई यू की आवश्यकता होती थी तो हम इन दोनों को ले लेते थे। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपस में सभी बराबर हैं। तो चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ आप देख सकते हैं, यदि मैं केवल इसको पकड़ रहा हूँ तो क्या होने वाला है दोस्तों, ध्यान से देखते रहिए। एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, और मैं इसका इधर गुणा कर देता हूँ। इसका मतलब दोस्तों K एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन या एप्सिलॉन बराबर, कायदे से कर लेते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट। वाह, इसका मतलब दोस्तों यहाँ मैं बता सकता हूँ आपको कि यहाँ आप बता सकते हैं कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक यह प्रदर्शित करता है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक यह प्रदर्शित करता है कि उस माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता का कितना गुना है। दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। परावैद्युतांक क्या है दोस्तों, मैं इसका यह बताता है कि किसी माध्यम का विद्युतशीलता, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दोस्तों ताकि आप अच्छे से देख पाए। सॉरी दोस्तों, आप ये मत सोचिएगा कि सर कंफ्यूज हो गए क्या, मैं कंफ्यूज नहीं हुआ हूँ। मैं केवल आपको डिफाइन किस प्रकार मैं करूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि अब डेफिनेशन चल रहा है दोस्तों, अर्थात परावैद्युतांक यह प्रदर्शित करता है या यह बताता है कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता का कितने गुना है, निर्वात की विद्युतशीलता का कितने गुना है। दोस्तों यहाँ इस फार्मूले को देखकर आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये परावैद्युतांक, ध्यान से सुनिए, यानी ये एप्सिलॉन नॉट है, मैं गुणे यहाँ K कर दे रहा हूँ। तो कह रहा है परावैद्युतांक यह प्रदर्शित करता है कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता, अभी मैंने बताया दोस्तों विद्युतशीलता 3 प्रकार की होती थी। पहले ही मैंने एप्सिलॉन को लिखा था, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट को लिखा था। तो जहाँ एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता थी, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता थी। तो यहाँ लिख रहा हूँ परावैद्युतांक यह प्रदर्शित करता है कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का कितने गुना है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये क्यों कहा गया है, क्योंकि इस K का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। दोस्तों जब इसका मान अलग अलग आएगा, हो सकता है इसका मान कुछ दूसरा आए, तो एप्सिलॉन नॉट का उसमें गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने गुना, मतलब एप्सिलॉन नॉट का कितने गुना किए कि A आ गया।
इसका मतलब परावैद्युतांक एक कोफिशिएंट है, एक गुणांक है जो यह बताएगा कि निर्वात की विद्युतशीलता का कितने गुना करें कि एप्सिलॉन नॉट आ जाए। जैसे दोस्तों ये फिक्स अमाउंट है एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। और परावैद्युतांक क्या होगा, इसमें अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होगा इसका मान, तो यहाँ अलग अलग चीज़ रखेंगे तो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। हो सकता है किसी के का मान 1 आए तो इसका गुणा हो जाएगा, इतना ही होगा। हो सकता है के का मान 2 आ जाए तो एप्सिलॉन नॉट का 2 गुना कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका 2 गुना है। यही बात है दोस्तों। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, और ज़्यादा मैं डिटेल में जाने का प्रयास करूंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्या है कि अब मैं आपको ले चलता हूं के अलग अलग मान क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि परावैद्युतांक, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ नोट लिख लीजिए या विशेष लिख लीजिए, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं कि परावैद्युतांक के का मान अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। इसका मतलब दोस्तों के की मान फिक्स नहीं है, अलग अलग होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको ले चलता हूँ कि के का मान अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है दोस्तों कि यदि हम वायु में ले जाएं अगर आवेशों को तो उनके बीच परावैद्युतांक अलग होगा। वायु के लिए परावैद्युतांक का मान अलग होगा। यदि मैं जल में ले जाऊँ तो उसके लिए अलग होगा। या इन दोनों आवेशों के बीच कोई धातु का गोला रख दिया जाए। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। दोस्तों अभी आपने पीछे पढ़ा कि क्या होता था कि ये एप्सिलॉन नॉट में के का गुणा किया जाता था तो हमें मिलता था माध्यम की विद्युतशीलता। यानी हम यदि वायु की बात करेंगे तो क्या होता है कि वायु के लिए के का मान होता है, चलिए मैं आप बता देता हूँ क्या होता है कि ये के है बच्चों। के का मान यदि हम वायु के लिए बात करें तो वायु में के का मान होता है 1। अब मैं जल की बात करूं दोस्तों, जल की बात करता हूं तो जल के लिए के का मान होता है 81। और दोस्तों अब मैं बात कर रहा हूं धातुओं के लिए, तो धातुओं के लिए के का मान होता है इनफाइनाइट। दोस्तों एक बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, यदि आप उस बात को अपने दिमाग में खोलकर फिट कर लेते हैं तो आपको ही एकदम आसान लगने लगेगा। चलिए दोस्तों आप पहले ये बात जानते रहिएगा कि के का मान 1 होगा, इससे छोटा नहीं होने वाला है। इसी कॉन्सेप्ट को मैं बताने वाला हूं दोस्तों। तो उसके बाद कि 1 से छोटा नहीं होगा और इनफाइनाइट से ज़्यादा नहीं होगा, यही बात मैं सिखा रहा हूं। यानी एमआई स्टार में मैं क्या बताने वाला हूं दोस्तों कि के का मान सदैव के का मान सदैव 1 से लेकर इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट तक होता है। यानी दोस्तों अलग अलग माध्यमों के लिए के का मान तो अलग अलग होगा। यानी दोस्तों जितने भी ये माध्यम शुरू होंगे, यदि वायु से के लिए 1 से शुरू हुआ है, अब अलग अलग माध्यम आएंगे तो किसी का 2 होगा, किसी का 3 होगा, किसी का 4 होगा, 1.5 होगा चलेगा। इसका मतलब दोस्तों यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, यहाँ 1 लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद ये 1 से के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा कौन के। दोस्तों इसको समझिए, सिंबल ये है ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल के, यहाँ नीचे लग गया है, इसको बोलते हैं इक्वल, लेस देन आर इक्वल, यानी या ग्रेटर देन। जिसकी तरफ मुंह खुला रहेगा आप ये समझिएगा कि जिसकी तरफ 2 बिंदुएं दिख रही हैं, यानी दोनों आँख फोड़ने की बात हो रही है और पीछे एक आँख फोड़ने की बात हो रही है। इसका मतलब यहाँ आप देख सकते हैं कि के की वैल्यू सदैव या तो 1 के बराबर होगी या 1 से अधिक होगी, और सदैव क्या होगी दोस्तों कि या तो इनफाइनाइट के बराबर होगी या इनफाइनाइट से छोटी होगी। ये बात याद रखिएगा दोस्तों।
अगर एग्ज़ाम में बन गया कि निम्न में से के का मान कौन सा संभव है, तो आप ध्यान से देखिएगा, क्या कोई बहुविकल्पी ऐसा तो नहीं जो 1 से कम हो। अगर जो 1 से कम होगा तो के का मान नहीं होगा। अगर 1 हुआ, 1 से ज़्यादा हुआ, इनफाइनाइट हुआ तो होगा, और अन्यथा 1 से नीचे की वैल्यू नहीं होगी। आई होप दोस्तों आपको जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं ले चलता हूँ आपको एक अच्छे से क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं। दोस्तों चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं, एक न्यूमेरिकल साथ देकर जांच लेते हैं कि क्या आप मेरी बातों को समझ पाए हैं या अन्यथा नहीं। तो दोस्तों मैं यहाँ दे रहा हूँ कि निम्न में से के का मान कौन सा संभव है, इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट के थ्रू क्वेश्चन को लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ मैं आप दे रहा हूँ आपको ऑप्शन नंबर ए -2, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी 0.5। दोस्तों यदि आप मेरी बताई गई कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे तो इसमें आपको आंसर साफ साफ दिख रहा होगा। चलिए दोस्तों मैं बता देता हूं, क्योंकि लाइव तो चल नहीं रहा है, अभी मैं उस काबिल नहीं बना हूं दोस्तों। यदि आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो मैं ज़रूर और जल्द ही लाइव आने वाला हूं, क्योंकि अभी 1000 सब्सक्राइबर के करीब मैं पहुंचने वाला हूं दोस्तों। यदि आप अपना सपोर्ट बनाए रहेंगे तो मैं लाइव आऊंगा और आपको अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस सामने से कराने वाला हूं। चलिए दोस्तों, तो अभी उसकी बात मैं नहीं करता हूं, आप चाहेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ आप ही मैंने बताया दोस्तों कि 1 इज़, यहाँ देखिए के का जो वैल्यू होता है वो या तो 1 से ग्रेटर देन होगा या 1 के इक्वल होगा, या ये लेस देन होगा इनफाइनाइट से या उसके इक्वल होगा। इसका मतलब दोस्तों यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि 1 से छोटा तो होने वाला नहीं है। ये माइनस क्या है दोस्तों, -2, 1 से छोटा ही है ना, तो ये मान संभव नहीं। उसके बाद दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि के का मान 6, यहाँ 6 दिया है, तो हो सकता है, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ उसके बाद मैं देखता हूँ क्या ये बात सही, ये वाला ऑप्शन सही है अन्यथा नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं 0। अभी मैंने बताया दोस्तों के का मान या तो 1 के बराबर हो गया या 1 से बड़ा, लेकिन 0 नहीं हो सकता है, यानी ये भी हमारा ऑप्शन नहीं। और यहाँ भी दिख रहा है दोस्तों 0.5, 1 से कम है 0.5, 0.5 1 से कम है, इसलिए ये भी नहीं सही होगा, इसका मतलब ये सही होगा। तो दोस्तों आपको यदि ऑप्शन में दिया गया तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको कभी कभी यहाँ 0.5 न देकर 3/2 दिया जाएगा, तो आप फिर भी 3/2 नहीं दोस्तों, 1/2, तो अभी ना 0.5 आएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं एक फार्मूला लिख दे रहा हूँ, आप उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, या एक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। क्या है कि अभी हम लोगों ने देखा निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए अभी हम लोगों ने क्या देखा, निर्वात या वायु के लिए हम लोगों ने देखा कि के की वैल्यू क्या होने वाली है, 1। तो दोस्तों यदि मैं कूलाम की फार्मूला यूज करूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R², यानी दोस्तों यहाँ के की वैल्यू हो जाएगी 1। दोस्तों ध्यान से सुनिए, अब ये जो फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ ये टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड होगा दोस्तों। तो इसका मतलब दोस्तों क्या होने वाला है, सॉरी दोस्तों मार्कर गिर गया। तो अब मैं आपको देने जा रहा हूं दोस्तों, यहाँ f बराबर यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू दोस्तों हो चुका है 1, तो यहाँ हो गया Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ आप न्यूमेरिकल के लिए यूज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ मैं स्टार बना दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब क्या कर रहे हैं दोस्तों कि अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि इस टोटल की वैल्यू दोस्तों होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 9 × 10⁻⁹।
और इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अभी मत घबराइए दोस्तों, आप कहेंगे कि सर कैसे आप पता कर ले रहे हैं कि इसका मात्रक ये होगा, इसका मात्रक ये होगा। अभी मैं आपको सिखाता हूँ, और अगर आप सीखने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो दोस्तों आपने अभी मेरा इस प्लेलिस्ट में चले जाइए और आप देखेंगे उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक बीमी सूत्र लिखने का तरीका बताया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा दोस्तों, घबराइए नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप कि 9 × 10⁻9, और कब हमें ये लगाना है फार्मूला, जब निर्वात या वायु के लिए कहा रहेगा। और दोस्तों यदि निर्वात या वायु का नाम या किसी माध्यम का नाम नहीं दिया है तो हम अपने न्यूमेरिकल में निर्वात या वायु मान कर चलेंगे, तब हम लोग यही फार्मूला का यूज करेंगे। आई रिपीट दोस्तों, जब भी माध्यम का नाम नहीं लेगा या कहीं भी किसी का चर्चा नहीं किया रहेगा तो हम केवल निर्वात या वायु के लिए ही मानकर हम इस फार्मूले को अप्लाई कर लेंगे। और क्या करेंगे तो F बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9 Q1 Q2/r²। आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों आप इसको अच्छे से लिखिए, उतारिए, तब मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा कुछ अच्छे से प्रैक्टिस के बाद। और एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट छूट गया है के बारे में, मैं वो भी बता देता हूँ दोस्तों। यही क्या है कि के का ना तो कोई मात्रक और ना ही विमी सूत्र होता है। क्यों नहीं होता है आप समझ गए होंगे, न ही कोई मात्रक और न ही कोई विमी सूत्र होता है। क्यों नहीं होता है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं के बराबर ε/ε0। ये भी विद्युतशीलता है, ये भी विद्युतशीलता है। और जब दो राशियों का समान अनुपात हो तो उनका मात्रक कट जाता है और कोई मात्रक नहीं आने वाला है। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपको ले चलता हूँ, 2-3 न्यूमेरिकल सिखाता हूँ और उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है, मैं आपको देकर आपके दिमाग को थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि आप कितना दिमाग काम कर रहा है आपका। तो दोस्तों एक बात मैं फिर से वही देता हूँ, निम्न में से कौन सा के का मान संभव है। दोस्तों ये बात मैं लिख दे रहा हूँ और इस क्वेश्चन को आपको कमेंट में बताना होगा। ए का मान मैं यहाँ दे दे रहा हूँ दोस्तों -5, बी का मान दे दे रहा हूँ 2/3 और सी का मान मैं दे रहा हूँ 0 और डी का मान मैं दे रहा हूँ 3/2। आपको देखकर दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा और आप इसको कमेंट में दीजिएगा। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों। इसमें क्वेश्चन है दोस्तों, किसी माध्यम का परावैद्युतांक 40 है। यदि किसी माध्यम का परावैद्युतांक 40 है, यदि किसी माध्यम का परावैद्युतांक 40 है तो उस माध्यम की विद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। विद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। दोस्तों यदि आप इसे कर पा रहे हो, समझ पा रहे होंगे कि ये किस प्रकार है, तो आप इसको भी सॉल्व कीजिएगा। मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ, इसी फार्मूले पर लगने वाला है एप्सिलॉन बराबर k∈0। आप देख सकते हैं k का मान 40 है, एप्सिलॉन0 का मान फिक्स है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जैसे ही रखेंगे मल्टीप्लाई करके आप आंसर पता कर लीजिएगा। दोस्तों अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है, करीब 1 घंटे से पार जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब वीडियो को रोक दिया जाए और आप पहले जितना भी मैंने टॉपिक सिखाया है, जितने भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड आंकड़े से लिखवाए हैं, आप इसको नोट करिएगा और उसके बाद उस फार्मूले को याद रख लीजिएगा। मैं दोस्तों यहाँ पे आप ये क्वेश्चन आई होप कि आप उतार लिए होंगे। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अब
दोस्तों क्या करना है, आपको न्यूमेरिकल्स लगाना शुरू कर देना है। दोस्तों यदि आप न्यूमेरिकल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए फॉलो कर रहे हैं तो आप कुमार मित्तल के सवाल को लगा सकते हैं। और घबराइएगा नहीं, मैं एनसीईआरटी के सवालों को भी सॉल्व कराऊंगा। तो अभी तक दोस्तों न्यूमेरिकल्स के से सामना करना है यदि आपको, तो क्या क्या चीज़ें अभी तक के लिए जान सकते हैं आप। तो पहला तो आपको यही क्यू बराबर या नहीं, क्यू बराबर या नहीं से किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं मैंने बताया है दोस्तों, कि किसी पर आवेश का मान संभव है कि नहीं पता करना होगा। तो n की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, अगर वो पूर्णांक आ रहा है, पूर्ण संख्या आ रहा है तो आवेश का मान संभव होगा, अगर पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है तो आवेश का मान संभव नहीं होगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों अभी हम लोगों ने सीखा कूलाम का नियम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये दोस्तों फार्मूला केवल लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में है, अगर न्यूमेरिकल लगाना होगा तो K का मान वायु के लिए K का मान हो जाता है 1, तो यहाँ पे वही फार्मूला बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और इसके स्थान पे दोस्तों टोटल के हम लिख सकते हैं 9 × 10 घाते 9। इस वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं पाई का मान रखकर, एप्सिलॉन नॉट का मान रखकर। दोस्तों यहाँ हुआ। और तीसरा फार्मूला हमसे सामना हुआ दोस्तों कि K बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, जिससे हम लोगों ने निकाला था एप्सिलॉन बराबर, इसका उधर गुणा कर देते हैं दोस्तों K एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हुआ एप्सिलॉन या एप्सिलॉन बराबर K एप्सिलॉन नॉट, इन सब। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आप इतने फार्मूले को समझ गए होंगे और आप पढ़ाई करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करते रहें। ऑल द बेस्ट।